मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स या एक्टिनाइडों के गुण। इसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। तो बच्चों, एक्टिनाइडों के गुणों को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी और हासिल कर लेते हैं। बच्चों, एक्टिनाइड सीरीज को लर्न करने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल पे जाके एक्टिनाइड सीरीज को लर्न करने की ट्रिक वाला वीडियो पहले देखें, जिससे उनको एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि इनको याद करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर पर ही इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ी बेसिक नॉलेज और हासिल करते हैं। बच्चों, एक्टिनाइड सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट आपको बताया मैंने थोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, और लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम है Lr है जिसका एटॉमिक नंबर है 103। तो बच्चों, इसमें थोरियम के बाद में जो आपका एलिमेंट है थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, इसके बाद है आपका यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको बच्चों परा यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व या परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। और बच्चों, ये तत्व कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब इनको ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। कौन? यूरेनियम के बाद वाले तत्व, इनका नाम क्या है? परा यूरेनियम तत्व, और ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, इनको मानव के द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाया गया है। तो परा यूरेनियम तत्व का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये क्या है? ये यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 92 के बाद वाले एलिमेंट्स हैं। और बच्चों, एक्टिनाइड सीरीज के सारे तत्व रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आपके लिए नया वर्ड होगा, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो प्रकृति में अपने आप विघटित होते रहते हैं, जो प्रकृति में अपने आप स्वतः विघटित होते रहते हैं। अगर इसके नेम से इसकी मीनिंग ली जाए तो इसका नेम है रेडियो एक्टिव। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है रे इमिटिंग एक्टिविटी। रे मीन्स विकिरण, इमिटिंग मीन्स उत्सर्जन, एक्टिविटी मीन्स सक्रियता। विकिरण, उत्सर्जन, सक्रियता। आओ इसको देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी, इसको फुल फॉर्म में अगर देखें तो रे इमिटिंग एक्टिविटी। रे इमिटिंग एक्टिविटी, रे मीन्स बच्चों होता है विकिरण, और इमिटिंग मीन उत्सर्जन, और एक्टिविटी मीन्स होता है सक्रियता। विकिरण, उत्सर्जन, सक्रियता। अभी बच्चों, मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं। क्यों विघटित होते रहते हैं? क्योंकि वो एक प्रकार की बेधी किरणें उससे अपने आप निकलती रहती हैं। रे किरणें या विकिरण एक प्रकार की बेधी किरणें, पीनिट्रेटिंग रेज, बेधी किरणें अपने आप से निकलती रहती हैं। और ये बेधी किरणें हैं अल्फा, बीटा और गामा। 3 टाइप की ये बेधी किरणें होती हैं, ये अपने आप इन पदार्थों से निकलती रहती हैं। तो आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में अपने आप विघटित होते रहते हैं। तो ये सभी एक्टिनाइड श्रेणी के सारे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे तत्व हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो परा यूरेनियम का कॉन्सेप्ट और रेडियो एक्टिव का कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अब आते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पर। इसकी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो सबसे पहले हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर में, जो पिछले लेक्चर का वीडियो था, उसमें मैंने आपको लेंथेनाइड सीरीज के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया था। उसी पैटर्न पर एक्टिनाइड सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे और वही मेथड यूज करेंगे। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐसे सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वो सबसे पहले इस चैप्टर के यानी कि ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स के पिछले वीडियोज को अगर चैनल पर जो अपलोड हैं उन्हें देखेंगे तो उनको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो आप पहले उन्हें देखें। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको इस श्रेणी के तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक नहीं पता होंगे। तो नाम और परमाणु क्रमांक पता करने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि ये परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व हैं। 90 से लेकर के 103 तक के तत्व हैं और जो तत्व जिस नंबर पे आएगा उसका परमाणु क्रमांक वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला तत्व थोरियम है तो उसका परमाणु क्रमांक 90 है। दूसरा तत्व प्रोटोएक्टिनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 91 है। तीसरा तत्व यूरेनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम 93, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम 94, अमरीशियम 95, क्यूरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100, इसके बाद मेंडलीवियम 101, मेंडलीवियम नोबेलियम 102, लॉरेंसियम LR 103। तो बच्चों इसको याद करने की ट्रिक एक बार फिर देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। हालांकि वीडियो पहले से इसका मैं बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर चूंकि इसको पढ़ रहे हैं तो इसको याद करने की ट्रिक एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, थापा यू नेपाली, थापा यू नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बिकी, पुरानी अलमारी क्यों बिकी, ये पूरा एक सेंटेंस आपको बताया था। फिर इसके बाद मैंने साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया था। मैंने कहा था फीमेल और मेल साइंटिस्ट पेयर में लीजिए, और वो साइंटिस्ट क्या बताए थे मैंने, कैली आइंस्टीन, कैली आइंस्टीन, फर्मी मेंडेलीव, फर्मी मेंडेलीव नोबेल लाएंगे। बच्चों ये दो सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी समझ लें। थापा यू नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बिकी, पहला सेंटेंस। दूसरा, कैली आइंस्टीन, फर्मी मेंडलीव नोबेल लाएंगे। थापा से बच्चों मैंने आपको बताया था थोरियम, पा से प्रोटोएक्टिनियम, यू से यूरेनियम, नेपाली से नेपच्यूनियम, पुरानी से प्लूटोनियम, अलमारी से अमरीशियम, क्यों से क्यूरियम, बर्केलियम, बिकी से बर्केलियम। आगे कैली फीमेल साइंटिस्ट, कैली कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन आइंस्टीनियम, आइंस्टीन का नाम सुना है आपने, जानते हैं, अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं। फर्मी फर्मियम, मेंडलीव का नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, आवर्त सारणी इन्होंने बनाई थी, मेंडलीव। नोबेलियम, लाएंगे लॉरेंसियम। तो इस तरह से, इस ट्रिक से आप आसानी से इन तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं। तो अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, वो अक्रिय गैसों के क्रोड के रूप में लिखे जाते हैं। अक्रिय गैसों के नाम आप याद रखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। 2, 10, 18, 36, 54, 86 इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। जहां तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है उसको हम इनके सिंबल को बड़े ब्रैकेट में लिख करके डिनोट कर देते हैं।
हैं और वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df वाला फिर नहीं लिखते हैं, केवल इनका सिंबल बड़े ब्रैकेट में लिख करके डिनोट कर दिया जाता है, जिसे अक्रिय गैस का क्रोड कहते हैं। और अक्रिय गैस का क्रोड पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिनोट करता है और पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉनों को हम अक्रिय क्रोड के इलेक्ट्रॉन या क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसका भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं पिछले वीडियोज में। तो अब यहां पे देखिए बच्चों, किसी का भी इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इसको मैं साफ कर देता हूं, किसी का भी करें, इनमें से जितने परमाणु क्रमांक दिए हैं इनमें से अगर हम किसी का करें तो वही बात है कि आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या है? आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग जो उपकोष हैं, उपकोष ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम से भरे जाते हैं। यानी कि पहला उपकोष 1s 2s 2p फिर 3s 3p। यहाँ तक मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ तक किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसके बाद होता है, चूंकि तीसरे में 3 उपकोष होते हैं, अगला 3d होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में न जाके 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है, 4p में जाता है। आगे के उपकोष कौन कौन से होंगे उनको मैंने याद करने के लिए आपको बताया था कि ये ग्रुप आप बना लीजिए, इन ग्रुपों के नंबर्स में 1 1 ऐड कर दीजिए तो आगे आने वाले उपकोष आपको पता चल जाएंगे। 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 4 और 4 में 1 जोड़ा 5। इससे आगे वाले उपकोष जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हैं वो होंगे 5s 4d 5p। इससे आगे वालों को पता करने के लिए इनमें फिर 1 1 आप जोड़ दीजिए। 5 में 1 जोड़ा 6। यहाँ ध्यान ये रखा जाता है कि 4 अब आगे 6s के बाद 4f आ जाता है, तो 4f की एंट्री करा दीजिए। अब इसमें 4d में 1 जोड़ो तो 5d और 5p में 1 जोड़ो तो 6p। इसके बाद फिर इनमें 1 1 जोड़ दीजिए। 6 में 1 जोड़ा 7, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 में 1 जोड़ा 7। ऐसे आप सारे उपकोष ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में याद रख सकते हैं। बस आपको इसको पकड़ के रखना है। अब आगे आपको नंबरों में 1 1 ऐड करना है, आगे आने वाले उपकोष ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपको पता चल जाएंगे। अब देखो, जैसे मान लो मुझको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसी का भी ले लो, सपोज करो 98 का करना है तो 98 का करेंगे। देखो s में अधिकतम 2 रहते हैं तो 1s2 हो गया। फिर इसके बाद 2s2, p में अधिकतम 6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, d में अधिकतम 10, 4p6, 5s2, 4d 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d 10, 6p6। कुछ चीजें आप ध्यान में भी रखिए कि इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आप जब बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बच्चों 4f14 तक 70 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने? 70। याद रखें, 4f14 जैसे आप आते हैं वैसे 70 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 70 10 80 और 6 कितने हो गए बच्चों? 86। यहां तक इलेक्ट्रॉन हो गए 86। और 86 परमाणु क्रमांक होता है बच्चों अक्रिय गैस रेडॉन का, अक्रिय गैस रेडॉन का। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये यहां से यहां तक जितना मैंने किया है, अब इसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पे सिर्फ हम लिखेंगे Rn रेडॉन और इसको कर देंगे बड़े ब्रैकेट में बंद। तो इसका मतलब हो गया कि ये रेडॉन का अक्रिय क्रोड है और ये इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिनोट कर रहा है। ठीक है। और इसके आगे कौन कौन से उपकोष आते हैं? 7s 5f और 6d। ये जितने भी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s 5f और 6d तक ही सीमित हैं। 7p की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो रेडॉन के अक्रिय क्रोड को बनाने के बाद हम केवल ये उपकोष लिखेंगे 7s 5f 6d। यहाँ बोर्ड पर जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने लिख रखा है वो यही पैटर्न लिख रखा है। इसमें हमने रेडॉन का अक्रिय क्रोड बनाया है, इस तरह से बनेगा। और इसमें आगे आने वाले उपकोष जिनमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो मैंने लिख रखे हैं 7s 5f 6d, 7s 5f 6d। अब जैसे 98 का हम कर रहे थे तो 86 तक यहाँ हो गया। अभी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 12 में आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन तो 7s में जाएंगे,
तो अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, बचे कितने, 10 बचे। तो 10 किस में जाएंगे, 10 जाएंगे 5f, 5f। एक बार फिर आप समझ लो, 86 यहां तक हो गया, 6p6 तक। अब 98 का कर रहे थे, बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 में आप जानते हो s, अब अगला इलेक्ट्रॉन 7s में जाएगा, तो 7s में मैंने 2 भर दिए, बचे 10। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 5f का नंबर आया, 5f में जाएंगे, क्योंकि f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, जब एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, दोबारा रिपीट कर दिया है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह से। तो रेडान का मतलब है 86। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ये थोरियम मैंने लिख रखा है जिसका परमाणु क्रमांक है 90। अब यहाँ पे मैंने अक्री कोड बना रखा है रेडान का, इसका मतलब यहाँ तक 86 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसके बाद बचे कितने, 90 से 86 सब्ट्रैक्ट करो 4, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आगे बचे हुए हैं, वो किस में भरे जाएंगे, 7s 5f 6d। इसके लिए मैंने कहा कि आगे ये उपकोष यूज होते हैं, क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आने पर यही उपकोष आते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए 7s में, s में अधिकतम 2 आते हैं, बचे इलेक्ट्रॉन 2। अब बचे इलेक्ट्रॉन 2, ये दोनों आने चाहिए किसमें, 5f में, चूंकि इसी का नंबर आता है, तो 5f2। अब बच्चों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, 11th में जब आपने आप-बाउ रूल के एक्सेप्शन पढ़े थे, अपवाद पढ़े थे, तो वहां आपको बताया गया था कि परमाणु क्रमांक 90 में 7s के बाद 7s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 5d में जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 5d में। 7s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 5d में जाते हैं। किस में, परमाणु क्रमांक 90 में। तो ये अपवाद है। वैसे आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग 7s के बाद 5f भरना चाहिए, लेकिन 5f से पहले कौन भरता है इसमें, 6d। वो अधिक स्थायित्व पाने के लिए, जो एक दूसरा टॉपिक है वो बाद में डिस्कशन में आएगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही ऐसा होता है। तो 7s के बाद अगले दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 6d में, और 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब बच्चों आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी, तो फिर ये f ब्लॉक का एलिमेंट्स कैसे हुआ। बच्चों ये f ब्लॉक के सारे लक्षण प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको f ब्लॉक में शामिल किया गया है। तो थोरियम है आप-बाउ नियम का अपवाद। बच्चों अपवाद में थोरियम भी आता है, परमाणु क्रमांक 91 भी आता है, परमाणु क्रमांक 92 भी आता है, परमाणु क्रमांक 93 आता है, और परमाणु क्रमांक आपका 96 भी आता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक 103 आता है। इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये आप-बाउ रूल के एक्सेप्शन है। थोरियम में 90 में तो ये है कि 7s के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन 6d में चले जाते हैं, लेकिन 91, 92, 93, 96 और 103 में 7s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाता है, इसके बाद 5f भरता है। ध्यान में रखेंगे, परमाणु क्रमांक 91, 92, 93, 96 और 103 में 7s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाता है, इसके बाद 5f भरता है। नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, परमाणु क्रमांक नोट करिए, परमाणु क्रमांक 91, 92, 93, 96 व 103 में 7s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाता है, 6d में जाता है, फिर 5f भरता है, फिर 5f भरता है। 90 वाला भी नोट कर लीजिए, अगला पॉइंट नोट करिए, परमाणु क्रमांक 90 में लिखिए, परमाणु क्रमांक 90 में 7s के बाद अगले दोनों इलेक्ट्रॉन 6d में चले जाते हैं, 6d में चले जाते हैं। तो ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक 91 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो देखिए
यहाँ करेंगे 7s2, तो 86 88 हो गया। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 6d में। अब कितना हो गया, 89 हो गया। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5f में। यही काम होगा 92 में, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये रेडॉन का क्रिक रोड ये बताता है 86, यहाँ 86 हो गया, 88 हो गया, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 7s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 6d में। अब बचेंगे 3, तो 3 जाएंगे 5f में। इसी तरह से 93 का बना लेंगे, 7s2 और 6d1, बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों जाएंगे किसमें, 5f में। चारों इलेक्ट्रॉन ये भरे जाएंगे बच्चों 5f में, 5f में। ठीक, इसके बाद अब 94, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसका कर लेते हैं। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 94 इलेक्ट्रॉन है, 86 ये है रेडॉन, और ये हो गया 88। अब बचे कितने, 88 बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 5f में, और 6d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 0। इसी तरह से 95 बनाएंगे, 7s2 और 5f 7 और 6d में 0। लेकिन जब 96 में आएंगे तो यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाले, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन डालोगे 6d में। कितने हो गए, 86 88 89। अभी बचे कितने, 89 में 89 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, बोलो 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 5f में। अब फिर 97 पे आ जाओ, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आप डाले, 88 हो गए। 88 के बाद बचे कितने, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5f में, और 6d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद 98, ये भी एक्सेप्शन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाल दिए, और बचे इसमें कितने, 88 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5f में, 6d में 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसके बाद 99 में आइए, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाले, ठीक, 88 हो गए, बचे कितने, 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे 5f में, और 6d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। 100 में आइए, 7s में मैंने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 88 हो गए, बचे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 आएंगे 5f में, और 6d में 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इनको भर लेंगे। आते हैं 101 पर। 101 का जब करेंगे तो 7s में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 88 हो गए, 88 बचे 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5f में, और 6d में 0। इसी तरह से 102 में जब आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल देंगे 7s में, बचे कितने, 14, और ये 14 इलेक्ट्रॉन डालेंगे 5f में, और 6d में 0। इसके बाद नंबर आता है 103 का, ये एक्सेप्शन है आप बाउरूल का। इसमें देखिए 7s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 6d में, इसके बाद बचेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, 5f में। किसमें भर देंगे बच्चों, 5f में। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन 5f में भर देंगे। तो इस तरह से एक्टिनाइड्स जो हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ऑक्सीकरण अवस्था पर। इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं? तो बच्चों एक्टिनाइड जो हैं ये कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, +2 से लेकर के +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 +7। लेकिन इनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, और ये इसके +3 सबसे स्थायी होती है, और इससे ठीक पहले +4 होती है। लेकिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये कम यौगिक बनाता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में, इसलिए इसकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 मानी जाती है। अब ये इस वजह से ये बच्चों लैंथेनाइडों से समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि लैंथेनाइडों की भी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी। और बच्चों ये त्रिसंयोजी एक्टिनाइड आयन भी बनाते हैं, जिन्हें सामान्य सिंबल AN3+ से डिनोट करते हैं। बच्चों एक्टिनाइड का एक कॉमन सिंबल मैंने आपको बताया था AN,
AN बताया था। तो AN सभी एक्टिनाइड्स को डिनोट करता है। ये 14 एक्टिनाइड्स AN से डिनोट होते हैं और इनका जो त्रिसंयोजी आयन होता है उसको लिखते हैं AN3+ से। तो बच्चों ये थी इसकी आक्सीकरण अवस्था। आप ध्यान रखेंगे यही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एक्टिनाइडों की सबसे स्थायी आक्सीकरण अवस्था क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो एक्टिनाइडों की सबसे स्थायी आक्सीकरण अवस्था +3 है, +3 मेन है और +3 लेंथेनाइड्स की भी है। तो इस वजह से एक्टिनाइड जो हैं वो लेंथेनाइडों से क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं और ये त्रिसंयोजी लेंथेन एक्टिनाइड आयन बनाते हैं जिसका सामान्य सिंबल है AN3+। बच्चों अगर इसके स्क्रीनशॉट में आपको दिक्कत आती हो तो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मैंने पहले से इसका समरी राइट डाउन कर रखी है, आप इसे नोट करें। स्क्रीनशॉट से अगर नहीं समझ में आता है तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करिए बच्चों। अब बच्चों आते हैं एक्टिनाइडों की प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, जो है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, यानी कि चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों के बारे में बच्चों जब मैंने एक्टिनाइड पढ़ाया था उस समय आपको बताया था, हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी आपको बताया था, चुंबकीय गुण का संबंध सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्ड और अनपेयर्ड की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, परमाणु या आयन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो परमाणु या आयन प्रतिचुंबकीय होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। और अगर उसमें कोई एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वो परमाणु या आयन अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो यहां वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि ऐसे एक्टिनाइड, इसमें लिखा हुआ है मैंने, वे एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्चुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कहने का मतलब है कि जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि डाईमैग्नेटिक होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं। यहां पर आपको मैं बता चुका हूं कि एक्टिनाइडों की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो ये त्रिसंयोजी एक्टिनाइड आयन बनाते हैं और त्रिसंयोजी एक्टिनाइड आयन जब ये बनाते हैं तो इनमें से ज्यादातर त्रिसंयोजी एक्टिनाइड आयन जो हैं वो अनचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। केवल एक अपवाद है, वो है लॉरेंशियम आयन का। लॉरेंशियम आयन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इस कारण से ये प्रतिचुंबकीय होता है। बचे हुए जितने एक्टिनाइड त्रिसंयोजी आयन है वो सब अनचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उन सभी में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लॉरेंशियम का केस समझ लीजिए, मैंने यहां लिखा लॉरेंशियम Lr3+। तो इसको समझने से पहले बच्चों पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा, जो अभी मैं बता चुका हूं। लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक कितना था बच्चों, 103, और इसमें रेडॉन 86, फिर इसके बाद नंबर किसका आता है 7s, फिर 5f, फिर 6d। क्या किया था मैंने, 2 यहां भरा था, 1 यहां भरा था, 14 यहां भरा था। अब बच्चों इससे Lr3+ लाना है, Lr3+, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 100, और ये तब आएगा जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहां निकालोगे, बाहर। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले 7वें कोष के इलेक्ट्रॉन दोनों बाहर निकलेंगे, इसके बाद 6वें कोष का ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होएगा वो रेडॉन। अब 7s में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और 5f14 रहेगा और 6d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यानी कि ये 7s और 6d के जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएंगे। ये दोनों मिलकर हो रहे 2 और 1 = 3। अब ये बन गया लॉरेंशियम आयन। और इसमें आप अब इसकी कंडीशन आप देखो, इसमें जो कोई भी उपकोष ऐसा नहीं है जो कि अपूर्ण हो। यहाँ रेडॉन है, यहाँ तो सारे कोष पूर्ण हैं, और बचे हुए यहाँ जो पॉसिबिलिटी थी इनमें से 5f उपकोष है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हैं, और आप जानते हो कि f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन किस में हैं, पेयर्ड में हैं। आप देख सकते हैं इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7,
और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके बाद इसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये प्रतिचुंबकी है। कैसा है? प्रतिचुंबकी, डाईमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक, अगर पेयर्ड होता तो ये कैसा होता? पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनचुंबकी। तो आप पता कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर कोई अपूर्ण उपकोष है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आप हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग उसके ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे। अगर वहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस आयन की जो प्रवृत्ति हो जाएगी वो अनचुंबकी हो जाएगी, अदरवाइज वो होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एक्टिनाइट संकुचन पर। आपने जिस पैटर्न पर लेंथेनाइट संकुचन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहां एक्टिनाइट संकुचन है। मतलब एक्टिनाइट सीरीज में या एक्टिनाइडों में जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आप आगे जाते हैं, तो एक्टिनाइट परमाणुओं और आयनों की जो त्रिज्याएं हैं वो कम होती जाती हैं, यानी कि उनका आकार सिकुड़ता चला जाता है। उनका आकार सिकुड़ता चला जाता है। किनका? एक्टिनाइट परमाणुओं या आयनों का। परमाणु है तो उसका भी आकार सिकुड़ता है, आयन है तो उसका भी आकार सिकुड़ता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बहुत डिटेल में मैंने लेंथेनाइट में आपको समझाया था। इसमें भी वही चीज है। क्या होता है कि जो नाभिक है परमाणु का या आयन का, जो नाभिक होता है वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर अपना आकर्षण बल बढ़ाता चला जाता है, जिससे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्य कोश जो है वो सिकुड़ती चली जाती है। सिकुड़ने की वजह से परमाणु त्रिज्या या आयन त्रिज्या का मान धीरे धीरे कम होता चला जाता है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंथेनाइड या एक्टिनाइड, उसमें भी और इसमें भी, एक्टिनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है या एफ उपकोष में प्रवेश करता है, और एफ उपकोष का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, यानी कि इसकी आकृति विस्तृत होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने की वजह से ये जो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो कम उत्पन्न करते हैं। परिरक्षण प्रभाव आपको मैंने समझाया था कि ये एक तरह का पर्दा प्रभाव है। दोबारा आप समझ लीजिए, एक तरह का पर्दा प्रभाव है जो नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण है उसको कम करता है। जैसे मैंने ये नाभिक मान लिया, ये नाभिक है, और यहाँ पर जो बात हो रही है बच्चों, इसमें 7s के बाद 5f 6d, तो सबसे लास्ट में जो उपकोष है वो 7s है। 7s है। इससे ठीक पहले कौन है बच्चों? 6d है। और इससे पहले क्या है बच्चों? 6d। 7s 6d, इससे पहले क्या हुआ होगा बच्चों? 6p, फिर 6s आया होगा। 6s से पहले बच्चों क्या आया होगा? 5f आया होगा। 5f आया होगा। अब जरा इसकी कंडीशन समझो। बाहरी कोश इस परमाणु का 7वां है, जिसमें ये इसका उपकोष 7s मैंने लिख रखा है। इससे पहले जो कोश आया है वो 6 आया है। 6 आया है, ठीक है। ये बाहरी कोश कौन है? 7, ठीक, जिसका उपकोष यहाँ मैंने राइट डाउन कर रखा है 7s। और इससे पहले कौन आया होगा कोश? 6वां, और इससे पहले 5वां। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, एक्टिनाइड के केस में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 5f उपकोष में प्रवेश करता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 5वां कोश है, यहाँ से यहाँ तक 6वां है, इसके आगे 4था है, इससे आगे 7वां है, और इससे पहले 6वां, फिर 5वां, और इससे पहले 4था, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अब जैसे जैसे एक्टिनाइड के केस में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला किस में एंटर करता है? एफ उपकोष में। एफ उपकोष कह लो या एफ ऑर्बिटल कह लो, चूंकि उपकोष जो होता है वो ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। तो होता क्या है, अब इसमें है क्या, इसमें ये नाभिक जो है, नाभिक धनावेशित होता है, ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है? आकर्षण बल लगाता है। बाह्य कोश 7वां है और इसमें इलेक्ट्रॉन ये 2 भरे होते हैं, किसमें? एक्टिनाइड में। इस पे आकर्षण लगाता है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जैसे मान लो परमाणु क्रमांक 90 था,
फिर 91 हुआ, फिर 92 हुआ, फिर 93 हुआ। जैसे अगले परमाणु क्रमांक पे आप जाते हो वैसे वैसे तुरंत नाभिक पर एक धनावेश बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होता है, एक प्रोटॉन नाभिक में बढ़ जाता है, एक प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो 5वें कोष में आएगा, यानी कि 5वें 5f ऑर्बिटल में आएगा, और प्रोटॉन कहाँ आएगा, नाभिक में आएगा। नाभिक में आएगा तो नाभिक का धनावेश बढ़ाएगा, नाभिक का धनावेश बढ़ाएगा तो नाभिक बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को और अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेगा। आज और अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करने का मतलब है कि बाहरी कोश सिकुड़ेगी, नाभिक के पास आएगी। नाभिक के पास आने का मतलब है जो परमाणु या आयन है उसकी त्रिज्या कम होगी, यानी कि संकुचन। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब त्रिज्या का कम होना। अब यहाँ है क्या, ये जो आंतरिक कोश है, ये छठवां, पांचवां, चौथा, ये सब आंतरिक कोश है। आंतरिक कोशों में 5वें कोश के एफ उपकोश यानी कि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये एफ, मैंने क्या कहा कि एफ उपकोश या एफ ऑर्बिटल विस्तृत होता है, फैला होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर रहते हैं, जिस वजह से ये जो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो कम उत्पन्न करते हैं, कम उत्पन्न करते हैं। और कम उत्पन्न करने की वजह से ये नाभिक के आकर्षण को, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक का आकर्षण लग रहा है उसका विरोध करते तो हैं, लेकिन कम मात्रा में कर पाते हैं, कम क्षमता से कर पाते हैं। परिरक्षण प्रभाव ये बीच वाले देखिए, नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और ये परिरक्षण प्रभाव नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम करता है। लेकिन एफ उपकोश या एफ ऑर्बिटल के केस में जो एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये परिरक्षण प्रभाव जो उत्पन्न करते हैं वो कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से ये नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल है उसका विरोध कम मात्रा में कर पाते हैं। तो इस वजह से नाभिक जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है और बाह्य कोश सिकुड़ती चली जाती है, और नाभिक और परमाणु या आयन की त्रिज्या घटती चली जाती है। इसी प्रभाव को हम परिरक्षण प्रभाव, इसी प्रभाव को हम इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को तो परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, लेकिन ये पूरा प्रभाव कहलाता है एक्टिनाइड संकुचन। मैंने इसकी समरी लिखी है। एक्टिनाइड परमाणुओं व आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाती हैं। एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणविक या आयनिक त्रिज्याओं में, परमाणविक या आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी को एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। एक्टिनाइड संकुचन का कारण क्या है, ये मैंने अभी ये थ्योरी जो समझाई है इसी को समराइज किया है। एक्टिनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। क्योंकि f ऑर्बिटल की आकृति अत्यधिक विस्तृत होती है, मतलब फैली होती है, अतः 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक में एक इकाई धनावेश बढ़ जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक पर एक एक इकाई धनावेश बढ़ता जाएगा, परंतु 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं वृद्धि हो पाती, क्योंकि f ऑर्बिटल कैसी है, विस्तृत है, फैली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं। इस कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक पर आकर्षण बल क्रमशः बढ़ता जाता है। आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आते चले जाते हैं, यानी कि बाह्य कोश सिकुड़ती चली जाती है और परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटती जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट से अगर नहीं समझ में आता है तो पॉज करके आप लिख लीजिए इसे। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के बारे में बताया है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैंने आपको इसकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बताया है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो भौतिक अवस्था की बात अगर करते हैं तो ये चांदी जैसी सफेद धातुएं हैं, चांदी जैसी सफेद धातुएं हैं। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन संक्रमण धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। मतलब संक्रमण धातुओं की तुलना में इनके गलनांक और क्वथनांक को देखा जाए तो इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, संक्रमण धातुओं का ज्यादा होता है। और इसमें मेन बात क्या है
इनके घनत्व उच्च होते हैं, घनत्व उच्च होते हैं केवल 2 तत्वों को छोड़ करके, वो मैंने लिख दिए हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है थोरियम व अमरीशियम को छोड़ करके, थोरियम और अमरीशियम को छोड़ करके सभी एक्टिनाइडों के घनत्व उच्च होते हैं। इसके बाद रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें तो सारे एक्टिनाइड क्रियाशील हैं, अत्यधिक क्रियाशील हैं, जिस वजह से ये प्रबल धातु हैं, जिस वजह से ये प्रबल अपचायक धातु हैं, प्रबल अपचायक धातु हैं, और ये सब रेडियो एक्टिव हैं, जिस वजह से इनका बहुत अधिक अध्ययन नहीं हो पाता है। अगर रासायनिक गुणों की बात की जाए तो रासायनिक गुणों में ये लगभग लैंथेनाइडों के समान है, रासायनिक क्रियाशीलता के मामले में ये लगभग लैंथेनाइडों के समान है। बस ध्यान ये रखना है कि ये रेडियो एक्टिव है। इसके बाद इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है। आप परमाणु ऊर्जा का फील्ड याद रखेंगे, इनका मुख्य उपयोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है। और इसके बाद एक इसमें एलिमेंट है जो थोरियम, थोरियम के लवण का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, और थोरियम के ऑक्साइडों के द्वारा गैस लैंप के मेंटल बनाए जाते हैं, गैस लैंप मेंटलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में ध्यान रखेंगे परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र, मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र, और थोरियम को याद रखेंगे, थोरियम के लवण का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, और थोरियम के ऑक्साइड का उपयोग यानी कि थोरियम के ऑक्साइडों का उपयोग गैस लैंप मेंटलों के बनाने में होता है। तो बच्चों इनको पॉज करके आप राइट डाउन कर लो कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे सही बने नोट करें। अब बच्चों सबसे लास्ट में आते हैं लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स में कंपैरिजन या और डिफरेंस। लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स में तुलना या अंतर, इन दोनों में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से इनकी तुलना वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो बच्चों अभी तक आपने जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को पढ़ा है उसमें आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि लैंथेनाइड्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है, और एक्टिनाइड्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है, प्रवेश करता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि लैंथेनाइड्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, और एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। दूसरा, 4f ऑर्बिटल की जो बंधन ऊर्जा होती है वो उच्च होती है, और 5f ऑर्बिटल की बंधन ऊर्जा निम्न होती है, इसको याद रखेंगे। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो आपको मैं समझा चुका हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि लैंथेनाइडों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, और एक्टिनाइड की भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो बहुत इजी है कि दोनों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लैंथेनाइड जो है वो लैंथेनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं, और एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। 5 ये कहता है कि लैंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती है, एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संकुल क्या है? उपसय संयोजन यौगिक। इससे ठीक नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, यानी कि अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो संकुल पर ही आएगा, उसी चैप्टर पे आएगा। तो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और इसी टॉपिक के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। संकुल ऐसे जटिल यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर वो बने होते हैं। बाकी अगले वीडियो में आप डिटेल में उसको समझेंगे मेरे द्वारा। तो इनमें लैंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। 6 नंबर वाला डिफरेंस कि देखो, आपको बताया था कि सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है। केवल एक उसमें तत्व है प्रोमीथियम Pm, वो रेडियो एक्टिव होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी लैंथेनाइड का एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि एक्टिनाइड में सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव हैं। तो 6 नंबर में ये आ जाएगा। 7 नंबर में हमने चुंबकीय गुणों को लिया है कि लैंथेनाइड्स के चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, लेकिन एक्टिनाइड्स के चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से नहीं की जा सकती। लास्ट पॉइंट है 8 नंबर कि लैंथेनाइडों के यौगिक कम क्षारीय होते हैं, और जबकि एक्टिनाइडों के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं।
तो ये 8 डिफरेंसेस मैंने राइट डाउन कर रखे हैं, जिनको पॉज करते हुए आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो इनको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। अब बच्चों ये लेक्चर मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूं। ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।